प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा विभाग में पाठ्यक्रम समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग बौद्धिक अक्षमता के बारे में पढ़ेंगे। समय समय पर बौद्धिक अक्षमता को कई बार अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे मानसिक मंदन या मानसिक मंदता। भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्तमान में इसका नामकरण करके इसे बौद्धिक रूप से अक्षमता नाम दिया गया है। जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसे सीखने, प्रगति और विकास के लिए ज्ञान के उपयोग के कौशल की प्राप्ति के रूप में परिकल्पित किया जा सकता है। सामान्य तौर पर यह व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में से जोड़ता है। लेकिन हमारे मानव समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ कठिनाइयों के कारण प्रगति के लिए ऐसी सामान्य शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं। संवेदी, संवाद, संज्ञानात्मक और कामकाज के भौतिक क्षेत्रों से संबंधित विशेष प्रतिभाएं सुगम्य पहुंच के शामिल रहती हैं। इसमें ऐसे लोगों को जीवित रहने और जीवन की मुख्य धारा में उनके योगदान के लिए विशेष देखभाल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों की शिक्षा को विशेष शिक्षा कहा जाता है। एक परिभाषा के रूप में ये कहा जा सकता है कि विशेष शिक्षा का क्षेत्र उन लोगों का अध्ययन करता है जो अति सामान्य लोगों से अलग हैं। वास्तव में विकास धीमी वृद्धि का पौधा है। इसी तरह विशेष शिक्षा के पौधे को लोगों के हितों, दृष्टिकोण और व्यवहार में एक लंबे क्रमिक परिवर्तन के बाद से पोषण किया गया है, जिसने विभिन्न विकलांग लोगों के शिक्षा की आवश्यकताओं सुलभ और लाभप्रद बना दिया है। शुरुआत में विकलांगों को अभिभावक वृत्ति द्वारा संरक्षित किया गया था और विकलांगता से निपटने में भी सक्षम बनाया गया था। ये सभी अनौपचारिक शिक्षा और अवैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से थे जो वह जानते थे। हालांकि बाहरी कठिनाई या साधन की कमी के मामले में माता पिता की आत्म सुरक्षा की प्रवृत्ति द्वारा संरक्षित किया गया था और विकलांगता से निपटने में भी सक्षम बनाया गया था। ये सभी अनौपचारिक शिक्षा और अवैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से थे जो वह जानते थे। हालांकि बाहरी कठिनाई या साधन की कमी के मामले में माता पिता की आत्म सुरक्षा की प्रवृत्ति ने विकलांगों को छोड़ दिया। केवल वही बच गए हैं जो अपने वातावरण में अप्रत्याशित परिवर्तन का विरोध करने से सक्षम थे। हम इस अवधि को शायद डार्विनवाद के रूप में जान सकते हैं, जैसे कि डार्विनवाद के अंतर्गत योग्यतम की उत्तरजीविता के उपखंड के बारे में कहा जाता है। पाश्चात्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में अगर चर्चा करें तो विकलांगता का पुराना इतिहास अस्पष्ट है। सामाजिक जागरूकता न होने की वजह से इतिहासकारों ने विकलांगता यानी अक्षमता के इतिहास को तरजीह नहीं दी है। तत्कालीन साहित्य का अध्ययन करने पर हमें विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की थोड़ी जानकारी अवश्य मिलती है। प्राचीन ग्रीस में राज्य परिषद के अधिकारी नवजात शिशुओं की जांच करते थे और यदि वे दोषपूर्ण पाए जाते तो उन्हें समाप्त कर दिया जाता था। अक्षमताग्रस्त शिशुओं के संदर्भ में शिशु हत्या प्रचलित थी। दूसरी शताब्दी में रोम साम्राज्य में मनोरंजन के उद्देश्य से अक्षमताग्रस्त बालकों एवं व्यक्तियों को बेचे जाने का प्रमाण मिलते हैं। 5वीं से 15 शताब्दी के मध्य शिशु हत्या और विक्रय में थोड़ी कमी आई और अक्षमता युक्त व्यक्तियों या बालकों के साथ मानवीय व्यवहार का आरंभ हुआ। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने कानून बनाकर मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहारों पर रोक लगाने की कोशिश की। 1690 में जॉन लॉक ने सर्वप्रथम मानसिक मंदता को मानसिक रोग से अलग बताया। फ्रांस के मनोचिकित्सक जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड का नाम अग्रणी है, जिन्हें प्रायः विशेष शिक्षा के जनक के रूप में संबोधित किया जाता है। इटार्ड के शिष्य सैंगविन ने मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों को शिक्षा के प्रति स्वयं को समर्पित किया और विशेष शिक्षा की जड़ों को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। सैंगविन द्वारा विकसित सैंगविन फॉर्म बोर्ड SFB आज भी छोटे बच्चों की बौद्धिक अक्षमता के आकलन में प्रयुक्त किया जाता है। 19वीं सदी का प्रारंभिक भाग मानसिक मंदता के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन 1905 में विश्व का पहला बौद्धिक परीक्षण बीने एवं साइमन ने विकसित करके मानसिक मंदता की पहचान में क्रांति की शुरुआत की। सन 1975 में विकलांग व्यक्तियों के वैश्विक अधिकारों की घोषणा की गई और अमेरिका में सभी विकलांग बालकों के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट 1975 पारित किया गया और तदनुसार सामान्य विद्यालयों के दरवाजे विकलांग बालकों के लिए भी खोल दिए गए। अब अगर भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो बौद्धिक अक्षमता यानी मानसिक मंदता का भारतीय इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में विकलांगता के साक्ष्य उपलब्ध हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व रामायण काल में रानी कैकेयी की दासी मंथरा मानसिक मंदता की उदाहरण है, जो अपनी अल्प बौद्धिक क्षमता के कारण इधर उधर की बातों से जल्द प्रभावित हो जाती थी। रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मानसिक मंदता या विकलांगता का विवरण उपलब्ध है। महाभारत कालीन युग में कृष्ण की दासी कुब्जा और विद्वान अष्टावक्र दोनों ही अस्थि विकलांगता के उदाहरण माने जा सकते हैं।
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व महान भारतीय अर्थशास्त्री चाणक्य ने अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के लिए अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसके लिए सजा का प्रावधान भी किया था। लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय राजा अमर शक्ति के तीनों बच्चे वासु शक्ति, उग्र शक्ति और अनेक शक्ति मानसिक मंदता यानी बौद्धिक अक्षमता युक्त माने जा सकते हैं, जो सामान्य शिक्षण विधियों से सीख नहीं पाए। फलतः राजा के जो दरबारी रहे पंडित विष्णु शर्मा, उन्हें राजनीति का ज्ञान कराने के लिए पंचतंत्र की रचना की, जो विश्व की प्रथम शिक्षा की किताब मानी जाती है और जिसे मानसिक मंदता के क्षेत्र में सबसे प्रथम किताब का दर्जा प्राप्त है। विकलांगता से संबंध पहला भारतीय कानून इंडियन लुनासी एक्ट 1912 में पारित किया गया और अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के लिए पहला कानून अस्तित्व में आया। इंडियन लुनासी एक्ट 1912 ने मानसिक दिव्यांगता और मनोरोगों को समान मानते हुए उनके लिए समान मानक एवं समान मानदंड तय किए। इसके बाद समय समय पर अनेकों एक्ट आते गए, जिसमें कि समय समय पे इनका चयन किया गया। एक लंबे अंतराल के बाद मानसिक स्वास्थ्य कानून 1987 मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 आया, जिसमें मानसिक रोग और मानसिक मंदता को अलग तो मान लिया गया, परंतु मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया। इससे पूर्व कोठारी आयोग की अनुशंसा पर 1974 में समेकित शिक्षा कार्यक्रम इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन आईडेक प्रारंभ हो चुका था। 1984 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड की स्थापना सिकंदराबाद में की जा चुकी थी और इसके तुरंत बाद ही सन 1986 में नई शिक्षा नीति, भारतीय पुनर्वास कानून 1992, विकलांगजन समान अवसरपूर्ण भागीदारी और अधिकारों की रक्षा से संबंधित कानून 1995, राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999, शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट 2009 कानून आदि बनाए गए और अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। वर्तमान में नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 में भी इस बात को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों और सामान्य विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ ही सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत उनके लिए आने जाने से संबंधित रैंप, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शौचालय और उनके लिए लाइब्रेरी इत्यादियों के निर्माण पर जोर दिया गया। अब अगर हम कुछ परिभाषाओं की बात करें तो विशेष शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्रों में कुछ अलग होते हैं। इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं भी सामान्य बच्चों से कुछ विशिष्ट होती हैं। यही कारण है कि इनको विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी कहा जाता है। ये बच्चे अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते, अतः इनकी सहायता के लिए तथा इनको सक्षम बनाने के लिए विद्यालय, परिवार, समाज और परिवार में समायोजन के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में स्वयं समर्थ हो सकें। इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों द्वारा विशिष्ट शिक्षा की परिभाषा दी गई है, जैसे किर्क के अनुसार 1962 में जो उन्होंने परिभाषा दी, विशिष्ट शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामले में प्रयुक्त नहीं होता है। ऐसे ही हल्हान और कॉफमैन के अनुसार विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों के द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना है। इसके लिए विशिष्ट साधन, अध्यापन तकनीक, उपकरण तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ल्यूकेसन ने एक परिभाषा दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मानसिक मंदता का अर्थ व्यक्ति की वर्तमान क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण कमी से है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से कम अधो औसत बौद्धिक क्रियाशीलता के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में से 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में संबद्ध कमी पाई जाती है। ये हैं स्व सहायता, दैनिक कार्य, सामाजिक कौशल, सामुदायिक कौशल, स्वनिर्देश, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्यात्मक शिक्षा और मनोसंग्रामकता और अन्य कार्य। तो ये जो ल्यूकेसन ने परिभाषा दी थी, उसने कहा था कि ये जो क्रियाशीलता है, इनमें से यदि कोई क्रियाशीलता बच्चों में कमी पाई जाती है तो वह बौद्धिक रूप से अक्षम माना जाता है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन ने 2002 में एक परिभाषा दी। इनके अनुसार मानसिक मंदता एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक अक्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है और यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकी कौशलों में परिलक्षित होती है। इस अक्षमता का आरंभ 18 वर्ष से पूर्व हो जाता है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ने 2012 में ही एक परिभाषा दी। बौद्धिक अक्षमता एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। ये कमी उसके
तकनीक सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है। इस अक्षमता का लाभ 18 वर्ष से पूर्व होता है। समय समय पर इन परिभाषाओं के अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने और मनोचिकित्सकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, विशेष शिक्षकों ने इनके प्रकारों पे भी अपनी बात रखी है। इसके मुख्यतः 4 प्रकार बताए हैं। ये 4 प्रकार माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।